नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से है, जहां पर संभावनाओं के शहर यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। संभावनाओं के शहर यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि तेजी से उभरते 100 शहरों में यूपी के 4 शहरों का नाम है। सबसे तेजी से उभरते हुए 4 शहरों में 4 शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। आपको बता दें कि संभावनाओं के शहर में काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, ये वो 4 शहर हैं जो संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे तेजी से विकास करने वाले, आगे बढ़ने वाले ये 4 शहर हैं। और सीएम योगी के प्रयासों से इन शहरों का कायाकल्प हुआ है और इनमें अधिक सजावट और अधिक देखरेख इसमें इन 4 शहरों में देखी जा सकती है। कनेक्टिविटी की बुनियाद से और इसके बाद सुविधाओं से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये 4 शहर सबसे सेफ जोन में है और सबसे ज्यादा इन 4 शहरों पर काम किया गया है और यही वजह है कि ये 4 शहर इस लिस्ट में आए हैं। उन 4 शहरों का नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ। 32,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभावनाओं के यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। तो 4 शहर जो तेजी से उभरते 100 शहरों में यूपी के 4 शहर शीर्ष पर हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी कामयाबी है। जो 4 शहर हैं ये 100 शहरों में 4 शहर ये शीर्ष पर हैं। तो सीएम योगी के इन प्रयासों से इन शहरों का कायाकल्प हुआ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 शहर जिसमें काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, ये 4 शहर हैं जिन पर कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा से पूरी तरीके से माहौल बदला। यानी कि मोटे तौर पर बात की जाए तो ये 4 वो शहर हैं जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से या मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये बाकी शहरों की तुलना में बेहतर दिखाई देते हैं और बेहतर सुविधाएं हैं। और यही वजह है कि ये इन 400 शहरों में ये 4 शहर सबसे अव्वल पर हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजी से उभरती 100 शहरों में ये 4 शहर हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो 4 शहर सामने निकल कर आए हैं, एक तो ये उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और दूसरा ये किस पैरामीटर के तहत ये तय किया जाता है कि ये 4 शहर जो अव्वल पर आए हैं ये कौन से पैरामीटर से तय होता है? आसिफ। तो आसिफ हमारे सहयोगी, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, जहां पर संभावनाओं के शहर में टॉप 100 मूलभूत सुविधाओं से लैस, कानून व्यवस्था बेहतर और ऐसे कई पैरामीटर्स के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहर सामने निकल कर आए। आगरा, माफ करिएगा, काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, ये 4 शहर ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ये शहर लैस हैं और कानून की व्यवस्था से दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी ये 4 शहर। अयोध्या की बात करें तो 32,000 करोड़ परियोजनाओं के साथ इस अयोध्या शहर में इन्वेस्ट हुआ है। तो मुख्यमंत्री के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी कामयाबी। तो आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। आसिफ, जिस तरीके से बाकी 100 शहरों की सूची में 4 शहर अव्वल दर्जे पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? दूसरा, ये किन पैरामीटर्स के आधार पर तय होता है कि ये 4 शहर अव्वल दर्जे पर? आसिफ, जिस तरह से अगर 4 शहर अव्वल दर्जे पर लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी उपलब्धि है। इन 4 शहरों में विकास का खाका तैयार होगा और साथ ही साथ जिस तरह से एनसीआर के, दिल्ली के एनसीआर में विकास काफी तेजी से हो रहा है, उनकी तर्ज पर जो 4 शहर काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में और जो है विकास की इस तरह से कहा जा सकता है कि गंगा बहाई जा सकेगी। और कर लिया है और मंथन के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। और जिस तरह से यानी कि जो है रामनगरी, यहाँ पर अयोध्या पूरी तरह से विकास किया जाएगा। उसके बाद कानपुर की बात करें तो यूपी की राजधानी है और वहीं माफ कीजिएगा, कानपुर जो है एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और लखनऊ यूपी की राजधानी है। यहाँ भी विकास का खाका तैयार किया जाएगा। वहीं वाराणसी जो है नगरी कही जाती है। तो यह एक जो है अहम फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है और जिस तरह से विकास की बात कही जा रही, 4 शहरों को अव्वल दर्जे में लेकर कहीं न कहीं बड़ी तैयारी की गई है।
हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसके पहले भी एक नहीं, आसिफ, फैसला सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश के 4 शहर जिसमें अयोध्या और इसके बाद ये जो बाकी 4 शहर हैं लखनऊ और फिर वगैरह कानपुर, सवाल ये है कि कौन से पैरामीटर के आधार पर तय होता है। जैसे आप चाहे वो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक ये पैरामीटर हो सकता है, मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करें तो एक ये पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये शहर अव्वल दर्जे पर है या ये शहर उन मूलभूत सुविधाओं के पैरामीटर्स के आधार पर उसके इक्वल श्रेणी पर नहीं आ पा रहा है, इस वजह से ये नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है। मैं वो पैरामीटर जानना चाहता हूं और ये कौन तय करता है। सीएम जी अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में सबसे पहली जो है विकास का मुद्दा रहता है, चाहे नाली सड़क और जो है नाले हो वो पूरी तरह से विकसित हो, वहाँ पर स्कूल अच्छे किस्म के स्कूल हो, उनकी गुणवत्ता जो है ठीक ढंग से संचालित हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर शहरों में कानून व्यवस्था भी उस श्रेणी की बनाई जाती है और वही जिस तरह से जो विकास है, विकास को देखते हुए यहाँ पर भारी भरकम राशि भेजी जाती है जिससे कहीं भी कोई जो है चूक न रह जाए विकास कार्यों में। और साथ ही साथ कई ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे रोजगार के मामले में हो, अगर बात करें अगर इन शहरों में फैक्ट्री लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सड़कें अच्छी रहेगी और जिस तरह से यह चारों तरफ शहर कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए काफी अहम है और यहाँ पर जो पैमाना तय किया गया है उच्च स्तर का पैमाना रहेगा, चाहे विकास को लेकर, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर या फिर नौकरी रोजगार को लेकर। तो यह सब खाका जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार किया गया है, इस पर पूरी तरह से फिट बैठने के लिए योगी सरकार लगातार मंथन भी कर रही है और लगातार अधिकारियों को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश भी दे रहे हैं। जी आसिफ, एक चीज ये कि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और इसकी मिसाल हर कोई देता है, मतलब कहीं पर भी जाइए ये सुनने को मिलता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें वो भी पहले से बेहतर हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सुविधाएं हैं ये बाकी शहरों में भी तो हैं, लेकिन बाकी शहरों से अयोध्या, कानपुर या लखनऊ, ये जो शहर है 4 शहर, उनसे क्या डिफरेंशिएट करता है या क्या डिफरेंट है इनमें जो ये अव्वल दर्जे पर आए हैं और वो शहर नहीं आ पाए हैं, और ये उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर है। देखिए शिवम, यूपी की बात करें तो यहाँ 75 जिले हैं और एक साथ विकास और सुरक्षा के मानक को लेकर एक साथ काम नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रथम श्रेणी में 4 शहरों को अव्वल दर्जे में लिया गया है। इसमें कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, कहीं ना कहीं यहाँ शहर काफी अहम भी माने जाते हैं और बात करें देश की तो अयोध्या और वाराणसी कहीं ना कहीं जो है देश का केंद्र बिंदु भी है। चाहे वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो है काफी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। और अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए विदेश के सैलानी और जो है दर्शक आते रहते हैं और साथ ही साथ श्रद्धालु भी आते रहते हैं। तो ऐसे में इन दोनों शहरों का विकास कहीं न कहीं एक नजीर के तौर पर सरकार पेश करना चाहती है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ वैसे भी पहले से ही विकास की रफ्तार में तेजी से दौड़ रही है और वही कानपुर जो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, इसकी भी रफ्तार विकास और कानून व्यवस्था को लेकर काफी तेज करने की कवायद चल रही है। और इन शहरों में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सरकार की नीति है कि इन शहरों में तेज तर्रार IPS अफसरों को तैनात किया जाएगा, साथ ही साथ तेज तर्रार IAS विकास कार्यों की रूपरेखा तय करेंगे और साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो योगी सरकार के भरोसेमंद अधिकारी हैं, उन्हें इन शहरों में तैनाती की तरजीह भी दी जाएगी। जी आसिफ, ये सुनने में आता है कि चाहे राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए या
भगवान राम का शहर अयोध्या की बात कर ली जाए, हमने देखा कि एयरपोर्ट का निर्माण हो या फिर बाकी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हो, सड़कों का कायाकल्प करना हो, बेहतर कानून व्यवस्था लागू करनी हो, हम इन चीजों को देखते हैं। हम राजधानी की बात करें तो हम लखनऊ में भी देखते हैं, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, हम उन पैरामीटर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लेकिन तय कैसे होता है? मतलब कोई संस्था तय करती है इस बात को कि ये इन शहरों में अगर ये मूलभूत सुविधाएं हैं तो ये शहर अव्वल दर्जे पर आते हैं। मेरा सवाल ये कि कौन सी संस्था इसको डिसाइड करती है और ये कैसे होता है, और बाकी ये 4 जो हैं उसके अलावा इसके नीचे कौन कौन से शहर आते हैं, इसका थोड़ा एक बार जिक्र कर दीजिए आसिफ। देखिए शिवम, अगर इन 4 अव्वल दर्जे के शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर अयोध्या जो रामलला जहाँ विराजमान है, और दूसरे शहर वाराणसी की बात करें, काशी की बात करें तो यहाँ काशी विश्वनाथ विराजमान है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ यूपी की राजधानी है। राजधानी लखनऊ को यूपी का दिल भी कहा जा सकता है। और वहीं चौथे नंबर पे बात करें तो कानपुर आता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का एक पूरा तरह से जाल बिछा हुआ है। अगर इन शहरों में विकास की गति बढ़ेगी तो कहीं न कहीं प्रदेश भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। वहीं अगर मानक की बात करें तो मानक संस्था के साथ साथ आम जनता भी तय करती है, और जो सैलानी आते हैं वह भी तय करते हैं। अगर इस शहर में साफ सफाई के साथ साथ कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर देखने की मिलती है तो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं आम जनता के मुंह से निकल जाता है कि फला शहर में विकास काफी तेजी से हुआ है। और विकास का मानक अगर और भी गहराई से करें तो जिस तरह से अगर बात करें जो बड़े शहर हैं उसी की तर्ज पर नोएडा अगर बात करें तो नोएडा भी कहीं न कहीं इम्तियाज की श्रेणी में आकर कहीं न कहीं भरपूर विकास हुआ है। और लोगों की जुबान में इम्तियाज में आने वाले शहरों का नाम साफ तौर पर रहता है, चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो या नोएडा। तो उसी तर्ज पर अगर विकास किया जाता है तो साफ हो जाता है कि यहाँ विकास हुआ है, देखने से लोगों को लग जाती है। और साथ ही साथ इसके लिए सरकार की तरफ से संस्था भी की जाती है, कई संस्थाओं के माध्यम से भी विकास में योगदान दिया जाता है। और जब यह खाता पूरी तरह से इस जो प्लान है उस पर अमली जामा पहना दिया जाता है तो कहीं न कहीं जो है सरकार की भी छवि बनती है। और यह कहने में कोई जो लोग गुरेज नहीं करते कि योगी सरकार ने विकास की बड़ी लकीर खींच दी रही। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अब झंडा यानी तिरंगा 15 अगस्त के अवसर पर वो नहीं फहरा पाएंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतिशी पर केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीडीए ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में तिरंगा नहीं फहरा पाएंगी। तो केजरीवाल ने जेल से बकायदा पत्र लिखा था और जीएडी ने नियमों का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध है, जीएडी ने यह कहते हुए पूरी तरीके से जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यह प्रस्ताव खारिज हो गया है, यानी कि अब जो आतिशी अंदेशा लगाया जा रहा था कि 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी वो झंडा फहरा सकती है, तिरंगा फहरा सकती है 15 अगस्त के अवसर पर, लेकिन अब इनके अटकलों पर भी रोक लग गया है, यानी कि आतिशी भी अब तिरंगा नहीं फहरा सकेंगी। यानी जीएडी ने नियमों का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। तो आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका और इसके बाद अब बैक टू बैक झटका, यानी आतिशी भी अब तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। ऐसे में कई सवाल अब खड़े हो जाते हैं कि 15 अगस्त पर अगर मुख्यमंत्री नहीं या उनके प्रस्ताव पर, उनके कहने पर कोई अन्य नेता नहीं तो फिर कौन? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतिशी तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, जैसा कि जीएडी ने अपने नियमों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया है, तो अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन बचता है? और तिरंगा जो पहले आतिशी को फहराना था वो नहीं फहरा पाएंगी, तो अब अगला कौन? अब क्या होगा? क्या तिरंगा फहराया जाएगा या नहीं फहराया जाएगा? नियम के मुताबिक क्या कुछ है और मॉरली और सोशली देखा जाए तो अब तिरंगा कौन फहराएगा? क्या ऑप्शन बचते हैं अजय? बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जेल से लेटर लिखा था कि इस बार 15 अगस्त को
जो मंत्री आतिशी है वो तिरंगा लहराएंगे, लेकिन अचानक से जिस पे उसको रोक लगाई गई है। देखना है कि आखिरकार अगला कौन होगा, लेकिन ये होना है क्योंकि एक किस्म की जिससे दिल्ली पुलिस सत्य को बोल रहे हैं, हो सकता है उनके हाथों द्वारा तिरंगा फहराया जाए। लेकिन सवाल खड़ा है कि आखिरकार त्योहार जैसे अर्जुन केजरीवाल जो पावर आतिशी को दी थी वो जो निराशा था, वो सवाल भी कई खड़े हुए थे कि आखिरकार एक मंत्री किस तरह से तिरंगा फहरा सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधीन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उसका पालन करने के लिए अरविंद केजरीवाल लेटर जरूर जारी किया था, उसके पास सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ रोक लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक और निराशा आप लगी है, यानी कि आतिशी चाहते थे कि मेरे हाथ में तिरंगा फहराया है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, पूरे भारत उसमें उत्सव में मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा ठोस मोर्चा देखना है कि अगला कदम क्या होगा, कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त को एक अध्यक्ष होते हैं, जो दिल्ली के जो अध्यक्ष है वो उनके हाथों भी ये तिरंगा फहराया जा सकता है इसके अंदर। नहीं अजय, देखिए जिस तरीके से अब जीएडी के तो नियम है, सवाल यह कि जीएडी के क्या नियम है और किस नियमों के मुताबिक आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, या ये कहें कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज किया गया। कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, वो नियम और रूल्स क्या है, किसके तहत यह अधिकार मिला उपराज्यपाल को या उच्च अधिकारियों को कि मतलब मंत्री की अर्जी इस बिना पर खारिज की जाती है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। देखिए कई सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार जो मुख्यमंत्री है उसका अधिकार होता है, लेकिन जो आतिशी अब एक मंत्री है, विधायक से मंत्री बनाई गई है, उसके बाद उनका दिन नहीं आता है, ऐसे सवाल जांच भी की गई। तो उसके आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल को सोचना है कि वो किसके हाथों तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि उन्हीं के अधीन है या फिर एलजी हाथों द्वारा तिरंगा फहराया जा सकता है, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार एक मंत्री, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर कई और ऐसे मंत्री है, लेकिन मनीष सिसोदिया के छूटने के बाद जांच में लगातार सवाल भी खड़ा हो कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो भी उसका। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आतिशी की जो पाबंदी की थी, जारी एक मंत्री जो दिल्ली की राजधानी है उसके अंदर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की सभी तिहाड़ जेल में है। लेकिन मंत्री द्वारा तिरंगा फहराना कहीं ना कहीं ये कहीं जांच में जो सवाल खड़ा है, कई नियम ऐसे बनाए गए थे कि वो नहीं फहरा सकते। तो सवाल है कि आखिर वो अपने क्षेत्र में ये तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन कार्यालय पर बात करें तो वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है या फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार होता है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। यह भी खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब जो अगली सुनवाई है वो 20 अगस्त को होगी। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में, कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त बहुत बुरे फंसे हुए हैं, उनकी अब मामले में उनकी याचिका पर अब 20 अगस्त को सुनवाई होगी। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी कोर्ट में चुनौती दिया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो फिर आम आदमी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया की जेल से आने के बाद लगातार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है सीबीआई की केस को, याचिका को चैलेंज करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं। ऐसे अटकलें हैं। फिलहाल 20 अगस्त को यह पता चल पाएगा, क्योंकि 20 अगस्त को अगली सुनवाई है और सीबीआई के फैसले को या सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अजय चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से अब 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के आधार पर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं? देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जमानत मिलती है, अंतिम जमानत उनको मिली हुई है, लेकिन सर बता दें उसी के बाद तुरंत सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और सीबीआई को लगातार वो हाई कोर्ट से मैं अपील की थी, तो वहां से भी उनको रिजेक्ट कर दी गई फाइल। उसके बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को दोबारा से सुनवाई है कि अरविंद केजरीवाल को वहां से जमानत मिलती है या फिर वहां से भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत सीबीआई ने हाई कोर्ट में पेश किया था, वही सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया है। क्योंकि बीच में जब ईडी ने उनको जमानत दी तो उसी बीच
हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया और इसी वक्त क्यों गिरफ्तार किया, आखिरकार कारण क्या था, तो नोटिस उसको भेजा था। तो सीबीआई ने सारे सबूत हाईकोर्ट में अगली जो सुनवाई हुई थी तो उसमें दोबारा से सारे सबूत पेश किए गए। कोर्ट ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल के जो खिलाफ केस है वो काफी सबूत है जो सीबीआई ने पेश किया है। तो देखना होगा कि अब सीबीआई को जिस तरह चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल 20 तारीख को उसको जो उनके वकील है ये लगातार अपील कर रहे हैं कि जो सीबीआई की गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सबूत मांगे गए थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों जमानत दिया गया, कारण बताइए। तो कहीं न कहीं लोग तो वही सामने आता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार है, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में अब देखना है कि 20 तारीख को सीबीआई की जो गिरफ्तारी है उसमें उनको जमानत मिलती है या फिर आगे फिर तिहाड़ जेल में उनको रहना पड़ेगा। अजय, सवाल यह है कि देखिए पहले ईडी का मामला, फिर इसके बाद सीबीआई का मामला। ईडी का मामला तो चलिए टल भी गया, लेकिन सीबीआई इंटरफेयर करती है और सीबीआई इंटरफेयर करने के बाद फिर से मतलब जेल की हवा खाना जाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को। सवाल यह है कि 20 अगस्त को क्या कानूनी दावपेच बनते हैं या मेरिट के आधार पर देखा जाए तो ये केस क्या इतना मेरिट पे है फिलहाल कि सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में ये जो पूरा मामला है इसमें अलग फैसला सुना सकती है, या फिर हम मनीष सिसोदिया का जो वो रेपुटेशन था जेल से कोर्ट, जेल से कोर्ट, जेल से कोर्ट, मतलब तारीख पे तारीख वाला सिलसिला वो देखने को मिल सकता है, या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब कई बार उनको जमानत दी गई चुनाव से पहले तो सुप्रीम कोर्ट से ही उनको जमानत मिली थी। लेकिन हो सकता है कि अब उनकी उम्मीदें हैं कि हमारे पार्टी की हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के दोबारा से हमें जमानत मिल जाए सीबीआई की तरफ से, क्योंकि ईडी अंतिम जमानत दे चुकी है। लेकिन देखना है सीबीआई ने जो सबूत दिया है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ का भी सबूत है, उनकी चेटिंग के सबूत उनके पास है, जो आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो फंडिंग होती है वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, हाईकोर्ट में पूरी फाइल लगी हुई है। तो देखना भी है कि आखिरकार जो दांव पेच है वो राजनीति है, किस तरह से उसको तोड़ मोड़ जाएगा, क्योंकि दो वकीलों की बहस होगी उसके अंदर, हम 3 बहस होगी, जज की वो बैठ होगी, तो उसके सामने फाइल दी गई है। अब देखना है कि जजेस उसको पढ़ेंगे, अभी जो समय मांगा गया था उस बीच में क्या उसमें तोड़ फोड़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का अधिकार है उसमें या उनको मिल सकती है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल है कि 20 तारीख को जो सबसे बड़ा दिन होगा हमारी पार्टी का वो देखने वाली बात होगी आखिर क्या, क्योंकि ईडी देखिए सीबीआई ने जो सबूत दिया है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर, अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि फैसला किस तरफ जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।